नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है संविधान की इस अमृत कथा में आप सभी लोगों का। और आज हम लोग संविधान में उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसको लेकर के हमेशा ग्रामीण समाज में चर्चाएं रहती है, हमेशा वो डिस्कशन का विषय रहता है। और संवैधानिक उपबंधों के आधार पर हम बात करेंगे। हमारे बीच में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। जयंती राजपूत जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हमीरपुर से। ओम प्रकाश राजपूत जी कन्नौज से। श्याम कुमार लोधी उर्वेंद्र सिंह, रमेश सिंह लोधी दादरी से। संजय लिल्हारे, शिवशंकर राजपूत, नरेंद्र वर्मा शाहजहांपुर से। भूपेंद्र सिंह लोधी, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र। तो आज हम लोग बहुत ही रोचक विषय की चर्चा करेंगे संविधान में, और जिसको आप सभी लोग पंचायत के नाम से जानते हैं। रामशंकर राजपूत जी, रामकृष्ण राजपूत जी, संतोष राजपूत जी, ओम शिव वर्मा, श्याम तिवारी लोधी। ये श्याम तिवारी लोधी, हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय दें। आप श्याम तिवारी भी हैं, लोधी भी हैं, कहाँ से हैं आप? थोड़ा जानकारी देश में लोगों को बताएं। राजीव राजपूत जी, मनीराम कारपेंटर, कृष्ण गोपाल लोधी, सोमेंद्र सिंह, अभिनव सिंह, गिरीश भारत, RBS लोधी, पुष्पेंद्र कुमार राणा कासगंज से, कुलदीप प्रतिहार, अनूप कुमार वर्मा, गुड मॉर्निंग अनूप, शिव मोहन सिंह लोधी, RK राज, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, DRX अभिनव राजपूत, महेश लोधी, गुड मॉर्निंग महेश जी, श्रीमती कल्पना राजपूत, पुष्पेंद्र कुमार राणा कासगंज, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? शिव मोहन सिंह लोधी जी फाइन, आनिश कुमार, विकास राजपूत, राजेंद्र नरवरिया जी, सर्वेश कुमार, राकेश लोधी, गुड मॉर्निंग राकेश जी, सुनील राजपूत, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से, ओम स्वामी ब्रह्मानंदाय नमः, सुदेश सिंह राजपूत, महेश लोधी, महेश जी खरेरा शिवपुरी मध्य प्रदेश से, लतेश राजपूत, विकास राजपूत। चलिए, स्वागत है डॉक्टर नारायण पटेल, खुशी राजपूत, गुड मॉर्निंग खुशी, वीरेंद्र राजपूत, पद्मेश लोधी जी, विमल लोधी हिंदुस्तानी, सौदान सिंह राजपूत, सुमन सिंह लोधी, राजेंद्र सिंह नरवरिया जी अशोकनगर मध्य प्रदेश से हमारे बीच, शैलेंद्र लोधी, गुड मॉर्निंग, उत्कर्ष राजपूत, इंजीनियर शीलेंद्र लोधी, योगेश कुमार, जितेंद्र राजपूत जी हमारे प्रवक्ता हैं नवोदय विद्यालय में बॉटनी के, अरुण कुमार राजपूत, अभय सिंह लोधी, अभय सिंह जी जो है लक्ष्य की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सोनू लोधी औरैया से, संतोष राजपूत, अनार सिंह जी, गुड मॉर्निंग अनार सिंह जी, कैसे हैं कासगंज में, सत्याराज लोधी, नरेंद्र लोधी, गुड मॉर्निंग, अजय राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह, शैलेंद्र कुमार लोधी, अच्छा सूर्य प्रताप की कविता आ चुकी है हमारे पास, अधिवक्ता शिव स्वरूप, मोनू राजपूत, डॉक्टर मोनू राजपूत लोधी, विशाल राजपूत, शिवम पटेल, देवेश, देवी राजपूत, अमर सिंह, चलिए सुनील जी, भारत कुमार लोधी, विशाल राजपूत लोधी, गिरिजेंद्र राजपूत, लोकमन सिंह, यश राजपूत, गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं और आज हम लोग संविधान में चर्चा करेंगे पंचायतों के बारे में। और पंचायत के बारे में बहुत अच्छे प्रावधान है। टीटू लोधी एडवोकेट, रमेश सिंह, रवि वर्मा, गुड वर्क, रेखा राजपूत, हिमांशु लोधी, खलक सिंह लोधी, पुष्पेंद्र सिंह नीटू, आप हमारे लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से, विवेक लोधी, भारत नरेश उत्तर प्रदेश पुलिस, तुलसी राम राजपूत, विमल लोधी, हरिमोहन राजपूत जी इटावा से हमारे बीच में, हिमांशु लोधी, अनंत राजपूत, इंदर सिंह जी भिंड मध्य प्रदेश से, अरविंद राजपूत,
अमन कुमार राजपूत, मुकेश राजपूत, विनय लोधी अयोध्या से हमारे बीच में है, अयोध्या फैजाबाद, गजेंद्र कुमार, अमन कुमार राजपूत, अजय कुमार राजपूत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सुप्रभात, नमस्कार। तो सभी लोग लगभग जुड़ चुके हैं, अधिकांश लोग परिचर्चा में, और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आरंभ करेंगे, पंचायत। आप लोगों ने सब जानते होंगे, जयराम राजपूत, हेमलता राजपूत, एडवोकेट सत्या लोधी ओबीसी, लोधी मयंक राजपूत, पूनम राजपूत, मुकेश राजपूत, छतरपुर मध्य प्रदेश से, सुनील लोधी औरैया से। तो आप सभी लोगों का भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग। वेरी मतलब बहुत अच्छा वेदर है, आप देख रहे हैं, एकदम साफ सुथरा मौसम और पक्षियों का कलरव आपको सुनाई दे रहा होगा। तो एकदम सुरम्य वातावरण है, जैसे वातावरण में कथा होनी चाहिए। देवेंद्र पटेल, धीरज सिंह राजपूत, रमेश वर्मा, अतुल राजपूत, सभी का स्वागत है और बाकी लोग जुड़ते रहेंगे चर्चा में। हम लोगों का जो सत्र है वो एक विचार से आरंभ होता है, और आज हम लोग जो विचार लेंगे वो सुकरात, एक महान जो विचारक है सुकरात, उनका एक विचार हम लेंगे। अतुल राजपूत, यश प्रताप, संजय राजपूत, टी.आर. शिवम राजपूत, रमेश वर्मा, अजीत राजपूत, शिक्षक अजीत मल औरैया से। तो स्वागत है आप सभी लोगों का, और मुझे लगता है अब हम लोग को आरंभ करना चाहिए, क्योंकि समय हमारा हो चुका है। 7-8 मिनट एक्स्ट्रा, उतने में सब लोग जुड़ जाते हैं और बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। जिनके नाम अब छूट जाएंगे, आप सब लोग चाहें तो उनके नाम पढ़ते रहिए। सो सुकरात, जिसको दार्शनिक परंपरा का हम लोग पहला दार्शनिक कहते हैं, मतलब पाश्चात्य जगत में पहले दार्शनिक के रूप में सुकरात को जाना जाता है। और सुकरात यूनान के रहने वाले थे, और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप, वहाँ दार्शनिक परंपरा की वास्तविक जो शुरुआत है वो सुकरात से ही हुई थी। और सुकरात ने अपने समय में उस समय की तमाम रूढ़ियाँ, तमाम जो परंपराएं थी, उनका उन्होंने नकार दिया था। और उसके बाद सुकरात ने वहाँ की जो राजसत्ता है, उस राजसत्ता के विरुद्ध जाकर के भी, उस राजसत्ता के विरोध में जाकर के भी तर्क के माध्यम से ज्ञान की बात रखी थी। बाद में आपको पता होगा कि सुकरात को विष का प्याला दे दिया गया था, लेकिन सुकरात ने अपने विचारों से समझौता नहीं किया था। और सुकरात ने यह कहा था कि आप सुकरात को मार सकते हैं, उसके विचारों को नहीं मार सकते। और आगे चल करके सुकरात इतिहास में अमर हो गया। तो उन्हीं सुकरात की हम लोग आज एक विचार हमने लिया है, और बहुत ही प्रासंगिक विचार है, और इससे हम लोगों को भी बहुत अच्छी सीख मिलेगी। सुकरात ने एक विचार दिया था लोगों के बारे में, कि किस तरह के लोग होते हैं समाज में, और हमें किस तरह के लोग बनना चाहिए। समाज में आमतौर पर किस प्रकार के लोग होते हैं, यह आपको तय करना है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। तो सुकरात ने कहा था कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो दुनिया को बदल सकते हैं, जो लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, वो विचारों की बात करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो विचारों की यानी आइडियाज़ की बात करते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो घटनाओं की बात करते हैं। और जो औसत दर्जे से निम्न स्तर के लोग होते हैं, वो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोग समाज को, व्यवस्था को बदल सकते हैं, वो लोग विचारों की बात करते हैं। उनके मस्तिष्क में आइडियाज आते हैं, और वे अपने आइडियाज से, अपने विचारों से नई नई चीज़ें करते हैं और नया रास्ता दिखाते हैं लोगों को। ऐसे लोगों को सुकरात ने सर्वश्रेष्ठ किस्म के लोग कहा है, कि ये सबसे अच्छे लोग होते हैं, सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं। वो अपने विचारों के माध्यम से परिवर्तन लाते हैं, और वो विचारों की ही बात करते हैं। जो साधारण लोग होते हैं, वो घटनाओं की बात करते हैं। जैसे कि फला गांव में एक भैंस की चोरी हो गई है, फला गांव में ये हो गया है, दिल्ली में ये हो गया है। तो जो साधारण एवरेज लोग होते हैं, वो घटनाओं की बात करते हैं कि वहाँ पर इस तरह की घटना हो गई है। और जो एवरेज से भी निम्न स्तर के लोग होते हैं, वो व्यक्तियों की बात करते हैं कि अरे सुरेश ने मेरे बारे में ऐसा कहा, तुझे पता है
पान सिंह आया था वो ऐसे बोल रहा था। तो जो निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं वो व्यक्तियों की ही बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, फला ऐसा है। हमको तय करना होता है कि हमको किस श्रेणी में रहना है। तो सुकरात का दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। सुकरात का जो दर्शन है ये बहुत बड़ी सीख है, और वो दर्शन ये बता रहा है कि हम लोगों को विचारक आइडियाज़ की बात करनी चाहिए, हम लोगों को आइडियाज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, और नए नए विचारों के बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। अगर हम विचारों की बात नहीं करते हैं तो हम लोग उच्च स्तर की श्रेणी में नहीं रहेंगे, उच्च स्तर की श्रेणी से हम लोग नीचे आ जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी यह ना सोचे कि मुझे निम्न स्तर का व्यक्ति बनना है, उसे हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि वो उच्च से उच्च स्तर का। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, मैंने जो है वो लगाना मैं थोड़ा भूल गया था फ्लाइट मोड पे। तो उच्च स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ स्तर के व्यक्ति होते हैं, वो बात करते हैं विचारों की, आइडियाज़ की। और जो आइडियाज़ की जो बात करने वाले लोग हैं वही लोग दुनिया को, समाज को दिशा देते हैं, उसी को वो आगे लेके जाते हैं। हम सब लोगों को यह प्रयास निरंतर करना चाहिए कि हम लोग आइडियाज़ की बात करें। हो सकता है हमारे आइडिया जितने उच्च स्तर के ना हों, लेकिन फिर भी हम विचारों की बात अवश्य करें। और अगर हम अपने विचारों की बात नहीं कर सकते तो दूसरे जो महान विचार दुनिया में दिए गए हैं उन महान विचारों के ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं, उसके विषय में भी हम लोग सोच सकते हैं। दूसरा, जो साधारण किस्म के लोग होते हैं वो हमेशा बात करेंगे घटनाओं के बारे में कि वहाँ ये घटना हुई, वहाँ वो घटना हुई। तो हम लोगों को कम से कम घटनाओं के नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब जो व्यक्तिगत बातें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। और ये दर्शाता है कि हमारे अंदर जो बौद्धिक क्षमता है वो उस स्तर की विकसित नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो दिन भर सोशल मीडिया और इत्यादि प्लेटफॉर्म पर व्यक्तियों की ही बात करते रहते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा बोला, अच्छा वो षड्यंत्र कर रहा है, उसका ये है। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं कि आप साधारण से भी निम्न स्तर पर आपकी सोच है, मतलब एवरेज से भी आप निम्न स्तर के व्यक्ति हैं। तो हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तियों के बारे में बात करने के बजाय हम लोग घटनाओं और विचारों की बात करें, और घटनाओं और विचारों की बात करेंगे तो बेहतर हम खुद बन पाएंगे और बेहतर हम दूसरे लोगों को बना पाएंगे। क्लियर? और अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी संविधान की अमृत कथा, जिसके लिए हमारा ये सेशन रहता है सुबह सुबह। और आज हम लोग पंचायतों के बारे में बात करेंगे। आप में से अधिकांश लोगों ने पंचायतों के बारे में सुना भी होगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में इसको लेके बहुत चर्चा होती है। और मैं आपको बताऊं कि जो कल जो दिन निकला है 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पंचायत दिवस के रूप में 24 अप्रैल को जाना जाता है। और उसकी वजह यही है कि 24 अप्रैल 1973 से पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था और एक तरीके से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया था और उसके बाद 24 अप्रैल से पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था। इसलिए 24 अप्रैल जो कल का दिन निकला है उसको हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान में 73वां संशोधन किया गया था। असल में आपको अगर याद होगा, आप लोगों ने पुराने हमारे सेशन देखे होंगे, तो पुराने सेशन में हमने बात की थी कि संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएस जिनको बोलते हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो उसमें एक संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 40। तो आर्टिकल जो 40 था, आर्टिकल जो 40 था, उस आर्टिकल 40 में आपने देखा होगा कि पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। आर्टिकल 40 में मैं आपको बता देता हूँ, राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि राज्य अपनी नीतियाँ बनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायतों का जो गठन है, उनका गठन राज्य के माध्यम से किया जाना चाहिए अपनी नीतियों को बनाने के लिए। उसी क्रम में हम देखते हैं कि जो 1992 में जो संविधान में 73वां संशोधन किया गया, उस 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993
24 अप्रैल 1993 से वो लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को संविधान दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं और मनाते हैं। अब अगर हम इसके इतिहास में जाएं, पंचायतों की हिस्ट्री में जाएं, तो पंचायतों का इतिहास क्या रहा है। भारत में पंचायती व्यवस्था प्राचीन काल से है। अगर वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे तो वैदिक सभ्यता में हमें ग्राम दिखाई देते हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल में, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसका नाम होता था ग्रामणी। हमने इतिहास में जो शाम की हमारी चर्चा हो रही है उसमें हम लोग हिस्ट्री पर भी चर्चा करते हैं। तो गांव जो है शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और गांव के मुखिया को बोलते थे ग्रामणी। तो उस समय भी भारत में प्राचीन काल से गांव हैं, और भारत को, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत बेसिकली गाँवों का देश है। तो गाँव की शासन व्यवस्था किस तरीके से हो, गाँव में सारे कार्य कैसे हों, ये समय समय पर इस पर विचार होते रहे हैं। और जो पंचायतें ऐतिहासिक रूप से चलती चली आ रही थी, ट्रेडिशनली जो चली आ रही थी परंपरागत रूप से, उनको आगे चल कर के आवश्यकता महसूस की गई कि इनको संविधान का दर्जा दिया जाए। और बाद में आप देखते हैं कि पंचायतों को संविधान का दर्जा दिया गया और संवैधानिक में संशोधन करना पड़ा। संविधान में एक नया संशोधन हुआ और उस संशोधन के माध्यम से संविधान में बहुत सारे जो प्रावधान पंचायतों से संबंधित थे उनको शामिल किया गया। तो आप 2-3 चीज़ें याद रख सकते हैं। एक तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 40, जिसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसमें संविधान निर्माताओं ने यह लिख दिया था कि राज्य अपनी नीतियां बनाने के क्रम में यह ध्यान रखेगा कि पंचायतों का गठन हो। भारत में पंचायती व्यवस्था प्राचीन काल से विद्यमान थी, लेकिन उसका आधार बहुत औपचारिक नहीं था, इनफॉर्मल रूप से थी कि गांव के 4-5 लोग पंच मान लिए जाते थे और वो पंच गांव के विवाद, तमाम जो इशू होते थे उनका निपटारा वो लोग करते रहते थे। ये प्राचीन परंपरा चली आ रही थी। बाद में जब संविधान बना तो उसमें लिखा गया कि इन पंचायतों को का गठन विधिवत तरीके से किया जाए। तो ये लंबे समय तक अटका रहा। देखिए, संविधान जो है 1949 में बन गया, लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1993 में जाकर के। उससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो जो पंचायती व्यवस्था है, उस पंचायती व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से उनके लिए धन की प्रॉपर आवंटन हो, विकास कार्य वो करें, चुनाव हो, सब कुछ जो है उसमें सम्मिलित किया गया। और भारत को, आप लोग जानते हैं कि भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है विश्व में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। तो भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों है, उसके पीछे आधार है कि भारत में ही पंचायती राज व्यवस्था है और इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लाखों लोग चुन करके आते हैं। ऐसा कहीं और दुनिया में नहीं होता। इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कहीं और जगह चुन करके नहीं आते जो भारत में चुन के आते हैं। जैसे चीन की आबादी भारत से ज़्यादा है, चाइना की जो आबादी है वो भारत से ज़्यादा है, लेकिन चाइना में एक पार्टी, एक दलीय व्यवस्था है और वहाँ इलेक्शन वगैरह कहने के लिए हैं। वहाँ पर लोकतांत्रिक चीज़ें नहीं हैं। इसलिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत है, न कि चाइना। जबकि चाइना की पॉपुलेशन भारत से ज़्यादा है, पर चुनाव की व्यवस्था और पंचायती राज स्तर तक, यानी एक ग्राम स्तर तक भी चुन करके अपने प्रतिनिधि बनाना और उनके माध्यम से अपनी व्यवस्थाओं का संचालन करना, यह भारत में ही है। इसलिए इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और जो ये पंचायती राज है, जो पंचायतें हैं, इसको पंचायती राज कहा जाता है। और यह अपेक्षा की जाती है कि भारत गाँव का देश है, इसलिए ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे, भारत में पंचायतें। अच्छा, इसके विषय में जो संविधान में उपबंध है उनकी भाषा थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन आप में से अधिकांश लोग उन सब चीज़ों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप में से सभी लोगों ने ये सुना ही होगा, मतलब जो लोग गांव से जिनका थोड़ा भी संबंध है उनको पता है कि ग्राम प्रधान कौन है, सरपंच कौन है, कैसे चुनाव होता है। जो मध्य स्तरीय पंचायत है, जिला ब्लॉक स्तर की पंचायत, उसमें कौन खड़ा होता है, उसमें कौन जीतता है, और जिला स्तर की पंचायत है उसमें कौन जीतता है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन संविधान में कुछ और प्रावधान है कि उनके लिए कौन से विषय हैं जहाँ पर वो टैक्सेशन कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पर पंचायतों को फंडिंग मिलती है, उनकी अधिकारिता क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को संविधान के दायरे में जाकर के पढ़नी होंगी कि वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। तो कुल मिलाकर के हम इन सारे संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आम भाषा में जो लोग गांव में हैं उनको सब पता है, खास करके ग्राम प्रधान या सरपंच के बारे में तो लोगों को पूरी जानकारी है कि
ग्राम प्रधान के चुनाव कैसे होते हैं, कौन पर्चा भरता है, कौन लोग वोट डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से सब कुछ पता ही होगा बेसिकली। लेकिन हम लोग संवैधानिक प्रावधानों पर जाएंगे और उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पंचायतों में क्या संवैधानिक प्रावधान है, इसके लिए संविधान में भाग 9 है, भाग 9 पार्ट 9 संविधान में पार्ट 9। और कल आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज दिवस पर पूरे देश में ग्राम जो पंचायत हैं उनको संबोधित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और ई स्वराज और स्वामित्व योजना का शुरुआत की है। देवेंद्र पटेल जी ने 2 फैक्ट हमको बताए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना कल लॉन्च की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो आज हम लोग इन्हीं पंचायतों के बारे में बात करेंगे। और संविधान में जैसा कि हमने कहा कि कुल मिलाकर के 22 भाग हैं, 22 भाग में से 8 भाग की चर्चा हमने कर ली है। आज हम 9वें भाग पर आएंगे जिसको पंचायतें कहा जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 243 में है इसके संबंध में प्रावधान है। एक खास बात है, संविधान के जो पंचायतें हैं संविधान में, वो पंचायतों के संबंध में जानकारी केवल एक ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 243, लेकिन बहुत बड़ा है। उस संविधान के अनुच्छेद 243 केवल एक अनुच्छेद नहीं है, उसमें 243 का है, खा है, गा है, घा है, चा है, छा है, जा है, झा है, यानी उसमें बहुत सारे संविधान के जो अनुच्छेद उसमें सब आर्टिकल्स भी हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं उसमें अलग अलग आर्टिकल्स में लिखी हुई। तो उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं हम लोग अपनी संविधान की अमृत कथा। और जिन लोगों को कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट होगा अभी आने वाले हैं नागौर पंचायती राज। बेसिकली 1959 में जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो नागौर से आरंभ हुआ था, लेकिन संवैधानिक जो व्यवस्था है, इनको जो संवैधानिक दर्जा दिया है वो 1993 से दिया गया है। तो हम लोग संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से चर्चा करेंगे, और वही क्योंकि आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, वही सारे प्रावधान आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं 243 में का 243A। कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ देंगे। 243A यानी 243 का अनुच्छेद, वो ये कहता है जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेरित है। तो पहली बात बताई गई जिला की, डिस्ट्रिक्ट का मतलब है एनी डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट। तो आप जानते ही हैं जिला, सब लोग जिले के बारे में जानते हैं, हर राज्य में जिले होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के 2 जिले ले ले, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर। मध्य प्रदेश के 2 जिले ले ले, सतना, पन्ना, कटनी, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जिले ले ले, अलीगढ़, कासगंज, एटा, बुलंदशहर। उसके बाद राजस्थान में कोई जिले ले लें जैसे जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। तो इस तरीके से इनको हम कहते हैं जिले। ये क्या है, जिले। तो पहला जो परिभाषा दी गई है पंचायत राज में वो जिले की है, और जिले को कहा गया है कि जिले से मतलब है किसी भी राज्य में जिला, स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट है उसको जिला कहा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद आगे हम आते हैं 243 खा 243B। आज केवल हम पंचायतों की ही बात करेंगे, और पंचायतों की बात इसलिए करेंगे कि हम में से अधिकांश जो लोग हैं, हम में से अधिकांश लोग पंचायती क्षेत्रों से आते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं। हमारे यहाँ पर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये व्यवस्थाएं होती हैं, और सभी लोगों का कहीं ना कहीं इनसे कोई ना कोई इंटरेक्शन होता ही है। तो उसको पूरी तरीके से जानना हम सब लोगों के लिए आवश्यक है। इसलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे पंचायतों के बारे में कंप्लीट कि क्या क्या उसमें प्रावधान है संविधान में। तो दूसरा है इसका 243 खा, वो ये कहता है कि ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र, हम लोग जो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेरित है। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक गांव है, और हमारे गांव के अलावा एक और गांव है, 2 गांव से मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनती है। तो ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि जितने सारे लोग हैं जो उस निर्वाचक नामावली में शामिल हैं, उन सबको मिला करके ग्राम सभा का निर्माण होता है। तो 243 भी बताता है कि ग्राम सभा क्या होती है, यानी पर्टिकुलर एरिया में जहां आप सरपंच या प्रधान बनाते हैं, उन सारे गांवों को मिला करके जितने भी निर्वाचक जो नामावली है उसमें जिनके नाम हैं,
उन सबको मिला करके कहा जाता है ग्राम सभा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो संविधान में दी गई है। क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं 243 गा 243C। 243C कहता है कि मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती मतलब मिडिल स्तर पर भी पंचायतें होती हैं। आपने देखा होगा खास करके गांव में प्रधान होता है तो आपने देखा होगा ब्लॉक स्तर पर भी एक पंचायत चुन के आती है, जिसको हम लोग क्षेत्र पंचायत कहते हैं। मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है। तो जो मध्यवर्ती स्तर पर होगी वो बेसिकली भारत में ज़्यादातर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, मतलब 3 स्तर हैं, पहले गांव, गांव के बाद ब्लॉक और ब्लॉक के बाद जिला, ये व्यवस्था है पंचायत की। तो मध्यवर्ती स्तर को ही कहा जाता है ब्लॉक स्तर। तो उसके बारे में क्या लिखा है कि जो जिला और गांव के बीच में होगा वो मध्यवर्ती स्तर होगा, यानी जिला पंचायत और गांव की जो पंचायत है उसके बीच में जो होगा वो क्या होगा, ब्लॉक लेवल का या मध्यवर्ती स्तर का वो होगा। ठीक है। उसके बाद आता है पंचायत 243 घा या 243D। उसमें लिखा है कि पंचायत किसको कहते हैं, पंचायत क्षेत्र के लिए क्या परिभाषा है। तो पंचायत के लिए है कि पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था। तो हमने जैसे कहा ग्राम सभा, ग्राम सभा का मतलब गांव में जितने सारे लोग निर्वाचक हैं जो वोट डालते हैं, जिनके नाम निर्वाचक नियमावली में हैं, उन सबको ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम सभा के लोग चुनाव के माध्यम से जो प्रधान या सरपंच बनाते हैं और जो सदस्य बनाते हैं उनको मिलके कहा जाता है ग्राम पंचायत। क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत। तो देखिए 3 चीज़ें हैं, बड़ी स्पष्ट है। एक तो है ग्राम या गांव या विलेज। विलेज वो है जिसमें सारे लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, जिनके वोट नहीं है 18 साल से कम के वो लोग भी रहते हैं, तो उसको तो हमने कहा गांव। और गांव की जनसंख्या, क्लियर। उस गांव की जनसंख्या में 18 साल से ऊपर के जो लोग मतदाता हैं, जिनके नाम निर्वाचक नियमावली में हैं, उन सबको कहा जाता है ग्राम सभा। और वो ग्राम सभा चुनाव के माध्यम से अपने जो सरपंच या ग्राम प्रधान को जो चुनती है और जो सदस्यों को चुनती है, उन ग्राम प्रधान और सदस्यों को कहा जाता है ग्राम पंचायत। तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होगा, सिंपल सा प्रोविज़न है। और वैसे तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी चीज़ें पूछी जाती हैं। आप लोगों को हैरानी होगी, कई बार ग्राम पंचायतों से संबंधित सवाल आईएएस में पूछे गए हैं। आईएएस की जो परीक्षा है उसमें कई बार ग्राम पंचायतों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोगों को हमेशा पढ़ने के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें हमारी स्पष्ट हों, क्लैरिटी के साथ हों। आगे हम बढ़ेंगे 243 या 243E। तो संविधान का अनुच्छेद 243E ये कहता है कि पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेरित है। यानी जो उस पंचायत क्षेत्र का मतलब उसकी जो टेरिटरी है, जो उसकी बाउंड्री है, मीन्स टेरिटोरियल एरिया होगा पंचायत, कि कितने एरिया में जो है पंचायत का क्षेत्र हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए 2 गाँव को मिला करके है, तो 2 गाँव की जहाँ तक ज़मीन होगी, जहाँ तक उसकी लैंड होगी, वहाँ तक का पूरा क्षेत्र जो है किस में आएगा, पंचायत क्षेत्र में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 243 चाह, आर्टिकल 243F, और वो बताता है कि पंचायत की जनसंख्या क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी। तो जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जो पहले जनगणना हुई है जस्ट रिसेंट में, जैसे अभी 2011 तक की जनगणना हो चुकी है, लास्ट वही हुई है, और उस जनसंख्या में जो भी जनसंख्या निर्धारित की गई है उसको हम उस पंचायत की जनसंख्या कहेंगे। तो इमीडिएट जो पहले जनगणना हुई है, अभी 2011 की जनगणना के हमारे पास डाटा है, 2021 में जो नई जनगणना होनी है, हर 10 साल में जनगणना होती है। तो अभी जो सेंसस है हमारे पास डाटा जो उपलब्ध है 2011 के हैं, अभी 2021 के नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो उसका मतलब उस जनसंख्या से है। उसमें एक अगला प्रोविज़न है 243 में ही, संविधान 243 में ही चाह डेफिनेशन में, और वो क्या है, ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में निर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेरित है और इसके अंतर्गत इस प्रकार ग्रामों का समूह है। अब आती है परिभाषा कि ग्राम क्या है, विलेज। तो विलेज का मतलब यह है कि राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित कर दिया। जैसे राज्यपाल ने कोई अधिसूचना जारी कर दी, नोटिफिकेशन, कि ये गांव है, तो राज्यपाल के नोटिफिकेशन में जो गांव है
उसी को गांव की मान्यता संविधान के तहत दी जाती है। तो ये जो प्रावधान थे वो सारे के सारे अनुच्छेद 243 में थे, और 243 में हम लोगों ने स्मॉल ABCDEF स्मॉल थे ये, स्मॉल ABCDEF। अब 243 में ही फिर उन्होंने आगे प्रावधान कर दिए, 243 आर्टिकल 243 कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, मतलब एक ही आर्टिकल है। ये जितने सारे प्रावधान हैं पंचायतों को लेकर के वो केवल एक ही अनुच्छेद में है, आर्टिकल 243 में ही सारे हैं। उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, कुछ को लिख दिया है स्मॉल ABCDEF और कुछ को फिर कैपिटल ABCDEFGHIJK इस तरीके से लिखा गया है। तो हमारा जो काम है वो ये है कि हम ये देखें कि इन अलग अलग जो संविधान के प्रावधान हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी हुई हैं, क्या क्या प्रावधान उसमें दिए गए हैं। तो ग्राम सभा हमको स्पष्ट हो गया, पंचायत हमको स्पष्ट हो गया, जनसंख्या हमको स्पष्ट हो गई, ग्राम हमको स्पष्ट हो गया, मध्यवर्ती पंचायत का स्तर है वो स्पष्ट हो गया। तो जो थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना सरपंच है हमारे यहाँ या हमारे यहाँ ग्राम प्रधान है, लेकिन जो सरपंच है या ग्राम प्रधान है, पंचायत हम किसे कहते हैं? तो पंचायत की परिभाषा हमने बता दी कि जो लोग चुन करके आते हैं उनका समूह पंचायत बनाता है। ग्राम सभा क्या कहते हैं? जो निर्वाचक होते हैं उसको ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम क्या है? जो पूरी जनसंख्या है उसको हम लोग ग्राम कहते हैं। मध्यवर्ती स्तर की पंचायत क्या होती है? जो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आमतौर पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकली नहीं पता होता कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है, या गांव और गांव की जनसंख्या में क्या अंतर है, और उसकी जो टेरिटरी है, जो राज्य क्षेत्र है उसमें और उसमें क्या अंतर है। तो हम लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें संवैधानिक जो प्रावधान हैं उनके अनुसार भी जाननी चाहिए, ताकि हम लोगों को ये स्पष्ट रहे। और ख़ास करके जो लोग आगे चल करके कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स या प्रतियोगी परीक्षाएं देना चाहें तो वहाँ भी वो उसको बड़े आराम से दे सकें। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रावधान की ओर, और अगले प्रावधान में हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 243 में जो बाकी प्रावधान हैं उनके संबंध में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जाननी चाहिए, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो अब आते हैं संविधान का अनुच्छेद 243 में कैपिटल A। अब तक जो हम कर रहे थे वो 243 में स्मॉल ABCDEF कर रहे थे। तो जैसा मैंने कहा ना कि एक ही अनुच्छेद में सारी चीज़ें पॉइंट वाइज डाल दी गई हैं सारी चीज़ें। तो हम लोग संविधान का अनुच्छेद 243, अच्छा एक बात याद रखना, कभी अगर आपके सामने सवाल आए कि भाई संविधान के बारे में, संविधान में ग्राम पंचायतों के बारे में किस अनुच्छेद में जानकारी है, तो आर्टिकल 243 हमेशा याद रखना, आर्टिकल 243 एक ही आंसर है। दूसरा, पंचायतों के बारे में संविधान में किस भाग में जानकारी है, तो भाग 9 पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसकी जानकारी है। अगर सिर्फ दो चीज़ें कर लेंगे तो कई सारे हमारे जो है आंसर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उसमें आगे की जो डिटेल है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि और कौन कौन से प्रोविजन उसमें होते हैं। क्लियर? तो आर्टिकल 243 कैपिटल A, इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा पुष्पेंद्र लोधी राजपूत ने पर्यावरण के लिए पुस्तक पूछी है। तो पर्यावरण के लिए आप NCERT की 11 की किताबों से पर्यावरण पढ़ लीजिए, और आप जो है किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं, वहाँ से पर्यावरण की आपको जानकारी मिल जाएगी। वाणी प्रकाशन की एक पुस्तक आती है इलाहाबाद प्रयागराज से, पर्यावरण की और पारिस्थितिक की, घटना चक्र की आती है, वाणी प्रकाशन की आती है, वो भी आप ले सकते हैं पुष्पेंद्र। उन किताबों के माध्यम से आप CTET इत्यादि, CTET PCS कई परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये सेशन कर लें और सेशन के बाद आप सवाल पूछेंगे तो फिर ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। तो 243A कहता है ग्राम सभा, और क्या परिभाषा है ग्राम सभा की? ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। तो आर्टिकल 243A ये कहता है कि ग्राम सभा क्या कार्य करेगी। तो ग्राम सभा वही कार्य करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा ऐसी शक्तियां विधि के द्वारा बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने कहा कि ग्राम पंचायतें ये 1 2 3 4 कार्य करेंगी और इस कार्यों को करने को इनको ये शक्ति प्रदान की जाती है, तो कुल मिलाकर के ग्राम सभा जो कार्य करेगी वो सारे कार्य क्या होंगे? विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो विधि है उसके अनुसार होंगे। स्पष्ट? उसके बाद आते हैं 243B कैपिटल B, 243B।
वो ये कहता है कि पंचायतों का गठन, कि किस तरीके से पंचायतों का गठन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। तो उसके गठन की प्रक्रिया बताई गई है। वही आप लोग जानते होंगे, चुनाव इत्यादि होते हैं। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। आप लोग वैसे जानते तो सब हैं, आपको सब मालूम है कि कौन कहाँ क्या क्या बनता है। जैसे अभी जो चुनाव आएंगे अक्टूबर में, तो मैं यूपी का उदाहरण बता रहा हूँ। कुछ लोग तो चुनाव लड़ेंगे ग्राम प्रधान का, ठीक है। तो ग्राम प्रधान जो बनेगा वो, उसका दायरा वहीं तक है, डायरेक्ट वोटिंग होगी, वो जीत जाएगा। कुछ एक और पद होता है, इसको बोलते हैं बीडीसी मेंबर। कुछ लोग उसको चुनेंगे, और ये बीडीसी मेंबर जो है बाद में चल करके ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। ब्लॉक जो प्रमुख होता है उसको चुनते हैं। तो जो बीडीसी मेंबर से लेके ब्लॉक प्रमुख तक की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती स्तर। उसके अलावा लोग एक और उसको चुनते हैं, इसको कहते हैं जिला पंचायत सदस्य। आप में से सब लोग यूपी वाले तो जानते होंगे पक्का जिला पंचायत सदस्य। तो जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ये आगे चल करके जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में एक जिला पंचायत अध्यक्ष भी जुड़ी हुई है इस समय, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से जयंती राजपूत जी। तो वो जो है पंचायती राज व्यवस्था का टॉप लेवल होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। उससे ऊपर पंचायती राज व्यवस्था नहीं होती है। पंचायती राज व्यवस्था गांव से शुरू होती है और जिला पंचायत अध्यक्ष पर जाकर के रुक जाती है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से आप सब लोग परिचित होंगे। ग्राम प्रधान का चुनाव और बीडीसी मेंबर का चुनाव और जिला पंचायत का सदस्य, इन तीन के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, जनता के द्वारा सीधी वोटिंग होती है। और आमतौर पर अक्सर यह देखा गया है कि एक ही साथ चुनाव होते हैं। कभी कभी डेट अलग हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि चुनाव एक ही साथ तीनों के हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि पंचायतों का गठन, आर्टिकल 243B ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होगा। क्लियर? आगे, लेकिन कोई भी राज्य अगर ऐसा है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, जैसे मान लीजिए सिक्किम है, या नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं, या गोवा है, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं होगा। तो मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायतें हैं, जो ब्लॉक प्रमुख और जो ये होते हैं, ये लोग केवल 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले में होते हैं। 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले राज्यों में ही मध्यवर्ती पंचायतों का गठन होता है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ मध्यवर्ती पंचायतों का गठन नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 243C 243 कैपिटल C, और वो कहता है कि पंचायतों की संरचना, यानी उनका कंपोजिशन ऑफ पंचायत कैसे होगा, क्या संरचना होगी। एक एक चीज़ को अगर आप बड़े आराम से और ध्यान से सुनेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। खास करके संवैधानिक प्रावधान, व्यवहारिक तो चीज़ें आप सब जानते हैं, व्यवहार में आपको सारी बातें पता है, और वो हम सब लोग क्योंकि गाँव से जुड़े हुए हैं इसलिए हमें मालूम रहता है कि कब वोट डालने होते हैं, कौन चुनाव लड़ता है, ये सब हमको पता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, और जो शक्तियाँ हैं, बहुत सारे लोगों को शक्तियाँ नहीं मालूम होगी, बहुत सारे लोगों को संवैधानिक प्रोविज़न नहीं पता होंगे कि हाँ इसके बारे में ये उपबंध भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे। मैंने देखा ना कि देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि संविधान इत्यादि समझ में नहीं आता। तो हमने जब राष्ट्रपति की बात की, हमने जब संसद की बात की, तो कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट उसमें नहीं आया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उससे वास्ता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने संसद और प्रधानमंत्री के बाद जब विधायक की बात की, मुख्यमंत्री की बात की, तो आपने देखा होगा कि कई लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनके पास आने लगी। हाँ भाई, विधायक को तो हम जानते हैं, विधायक से तो हम मिलते हैं, विधायक का ही चुनाव होता है। तो बहुत सारे लोगों को संविधान में इंटरेस्ट आने लग गया कि चलो अपने ही आसपास की बात हो रही है। फिर धीरे धीरे करके जब हम पंचायत पे आ रहे हैं, तो आप में से अब अधिकांश लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि हर आदमी जुड़ा हुआ है इससे, पंचायतों से हर आदमी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से। और जब भी 4-5 साल में चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं गांव में एक हलचल रहती है। इसका एक सेटबैक भी है, मैं बताऊंगा कि पंचायती राज का एक बड़ा नुकसान समाज को झेलना पड़ता है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ये टॉपिक जब पूरा हो जाएगा। फिलहाल तो हम इसकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, इसके फ़ायदे और संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसी की बात करेंगे। तो आर्टिकल 243C कहता है कि पंचायतों की संरचना क्या होगी। तो पहली बात तो जो विधानसभा है,
यानी जो विधानमंडल है, विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करेगा। तो जो पंचायतें हैं, पंचायतें सीधे सीधे राज्य के विधानमंडल के अधीन आती हैं, उसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। यानी पंचायतों के बारे में यदि कोई नियम बनाना हो, पंचायतों के बारे में कोई विधि बनाना हो, कोई उपबंध अगर बनाने हो, तो वो सारा का सारा काम राज्य का विधानमंडल करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि गवर्नर के माध्यम से अधिसूचना जारी करके गाँव की सूची जारी की जाती है, तो पंचायतों के बारे में जो पूरी शक्ति है, पूरी जो अधिकार है, वो राज्य के विधानमंडल को है। राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीन को मिलाकर के विधानमंडल कहा जाता है। तो यह जो सारी शक्तियां हैं, ये जो सारी शक्तियां हैं, वो किसके प्राप्त है? राज्य के विधानमंडल के पास। वो पंचायतों के बारे में अलग अलग प्रावधान, अलग अलग उपबंध समय समय पर करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो सीटों का आरक्षण है, वो सीटों का आरक्षण कभी बदल जाता है। किसी गाँव में आपने देखा होगा कि महिला सीट हो जाती है, कभी आपने देखा होगा कि ओबीसी सीट हो जाती है, कभी आपने देखा होगा कि एससी सीट हो जाती है। देखते हैं ना, तो ये जो सारे उपबंध हैं कि परिसीमा चेंज कर दी, मध्यवर्ती पंचायत की परिसीमाएं बहुत चेंज होती है कि ये गांव जोड़ दिए, वो गांव हटा दिए, ये मोहल्ले जोड़ दिए, वो मोहल्ले हटा दिए। इस तरीके से आपने देखा होगा कि सीटें भी बदल जाती हैं कि अभी ये इस गाँव में जनरल सीट रहेगी, इसमें महिला रहेगी, महिला ओबीसी रहेगी, इसमें एससी रहेगी, एससी महिला रहेगी। ये प्रावधान आप देखते रहते होंगे। तो ये जो सारी शक्तियाँ हैं, बेसिकली वो किसको प्राप्त है? वो प्राप्त है राज्य के विधानमंडल को। राज्य का विधानमंडल ही उसमें सारे के सारे ये चेंजेस, ये परिवर्तन समय समय पर करता है। और संविधान ने उसमें स्पष्ट लिखा है कि रोटेशन होते रहना चाहिए, ताकि जो पंचायती राज है, इसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। अगर हम एक गांव में एक ही जैसी व्यवस्था रखेंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कभी भी सरपंच या ग्राम प्रधान न बन पाएँ। तो इसलिए वहाँ व्यवस्था की जाती है कि सीटों को समय समय पर आरक्षित कर दिया जाता है, ताकि केवल उसी वर्ग के लोग उसमें जो नहीं बन पा रहे हैं वो लोग बन जाएं। तो एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है कि सब लोगों को उसमें अवसर मिल सके। क्लियर? तो इसमें पंचायतों के संरचना के संबंध में उपक्रम जो व्यवस्था करने का पावर है, वो विधानमंडलों के पास है। और हमारे बीच में कई सारे लोग इस चर्चा में शायद प्रधान और विधान का चुनाव लड़े हुए, जिला पंचायत का चुनाव लड़े हुए तो जरूर होंगे, वो सब जानते हैं। उसको हम बोलते हैं चक्रानुक्रम आरक्षण। जैसे लोकसभा और जो विधानसभा हैं, लोकसभा और विधानसभा में केवल दो ही तरह की सीट होती है, जनरल की सीटें और एससी एसटी की सीटें। उसमें ओबीसी इत्यादि की कोई सीट नहीं होती है, केवल जनरल की सीटें होती हैं लोकसभा में, या फिर उसके बाद एससी एसटी की सीटें होती हैं। उसमें महिला आरक्षण इत्यादि नहीं होता है, ना महिला का आरक्षण होता है, ना ओबीसी का आरक्षण होता है। उसमें केवल दो ही प्रकार की सीटें होती हैं। लेकिन जो पंचायतें होती हैं, पंचायतों में आप देखेंगे पंचायतों में व्यवस्था बहुत अलग है। पंचायतें बेसिकली क्या है कि सही लोकतंत्र है। भारत में जो पंचायत है, ये असली लोकतंत्र है। वहाँ पर केवल एक समस्या क्या है, देखिए पंचायत में सीटें जो है समय समय पर चक्रीय रूप से बदलती हैं। आज जनरल की सीट है, कल ओबीसी की हो जाती है, अगले बार एससी की हो जाती है, ओबीसी महिला की हो जाती है, जनरल महिला की हो जाती है, एससी महिला की हो जाती है। उसमें कई सारे बदलाव होते हैं। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो यही रहती है कि छोटे छोटे गांव होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और कई सारे लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब चुनाव होता है, तो चुनाव का मतलब एक तरीके से इलेक्शन फाइट करना। तो उसमें फाइट वर्ड है, एक तरीके से इलेक्शन फाइट होती है। तो जहाँ फाइट होगी मतलब लड़ाई, चुनाव में एक तरीके से लड़ाई है वो। तो उस लड़ाई में क्या होता है कि ग्रामीण में, गाँव में जब चुनाव होते हैं, तो उसमें ये मालूम है कि फलां लोगों ने इसको वोट दिया, फलां लोगों ने इसको वोट दिया, या इस मोहल्ले के लोगों ने इसको वोट दिया, इस मोहल्ले के लोगों ने उसको वोट दिया, और सब एक दूसरे को जानते हैं। तो जो हार जाता है वो जीते हुए से ईर्ष्या करता है, और जो जीत जाता है कभी कभी उसके मन में ये धारणा आती है कि उस मोहल्ले के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया था। तो आपने देखा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में एक जो सबसे बड़ी समस्या, मैं संविधान से थोड़ा बाहर जाके बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक स्तर पर क्या गांव ग्रामीण समाजों में क्या चीज़ें पनपती हैं। और मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोगों ने ये महसूस किया होगा, आपने देखा भी होगा कि समाज में जो भाईचारा होता है, एक गांव के अंदर जो सौहार्द होता है, वो सौहार्द चुनाव के बाद लोगों में एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या कटाक्ष पैदा होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो सौहार्द कमज़ोर होता है। वहाँ हमने देखा है
कि गांव में आपस में लोगों में जो वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होता है और कभी कभी झगड़े और ये सब जो हो जाते हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव के बाद, और आपने देखा होगा अक्सर आप देखना कि चुनाव संपन्न होने के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो उस चुनाव के परिणाम के बाद गांव में झगड़े बढ़ जाते हैं। कुछ समय तक गांव का माहौल बड़ा ख़राब रहता है, मतलब 4-6 महीने, मतलब एक तरीके से लोग चुनाव को चुनाव नहीं समझते, वो चुनाव को व्यक्तिगत लड़ाई पे मानते हैं और इसके कारण से गांव में झगड़े इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा संकट जो है ग्रामीण समाजों के पास आता है और ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपने देखा होगा कि ग्रामीण जो संरचना है, यहाँ पर जया गुप्ता ने कहा है कि जनरल नहीं अनारक्षित कहिए और दोनों के फ़र्क को गंभीरता को समझिए समझाइए। हम लोग अनरिजर्व कह सकते हैं उसको, लेकिन जो सीटें हैं ग्राम पंचायत स्तर पे वहाँ पे सभी के लिए आरक्षित की जाती हैं। रोटेशन होता है, चक्रीय आरक्षण होता है और चक्रीय आरक्षण में वो सीटें सबके लिए बारी बारी से विधानमंडल के द्वारा वो सीटें रिजर्व की जाती हैं और अलग अलग तरीके से उसके बारे में वहाँ की जो संरचना है और ये सबको देखते हुए वो उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इनका ये कहना था कि जो अनारक्षित सीटें लोकसभा और विधानसभा के लिए हम लोग ये सब उसमें प्रयोग कर सकते हैं कि अनरिजर्व सीटें रहती हैं और बाकी जो रिजर्व सीटें हैं वो केवल और केवल SC और ST के लिए रहती हैं और वो संविधान के प्रावधान है पूरे कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी सीटें रहती हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब कि 243C में हमने देखा, आर्टिकल 243C में, कि पंचायतों का जो गठन है ये राज्य विधानमंडल के तहत उसके द्वारा जो विधि बनेगी उसके अनुसार होगा और पंचायतों के जो सभी स्थान है वो कैसे भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। डायरेक्ट उसके लिए इलेक्शन होगा, उसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा और प्रत्यक्ष निर्वाचन से वो स्थान भरे जाएंगे और वो भी जो प्रक्रिया है उसका भी निर्धारण विधानमंडल करेगा कि किस तरीके से वो चुनाव प्रक्रिया होगी। मुझे लगता है सब लोग जानते हैं, अगर आपको अपने ग्राम प्रधान को चुनाव करना है या सरपंच का चुनाव करना है तो वो आप सभी लोग अच्छे तरीके से उसको जानते और समझते होंगे। वो उसे क्योंकि आप सभी लोग मतदाता रहे हैं और सभी लोगों ने वोटिंग की हुई होती है, तो वो वोटिंग के माध्यम से आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से लोग वोट करते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जैसे जो उम्र है वो 25 साल होती है, मिनिमम 25 ईयर्स, लेकिन अगर हम ग्राम पंचायत पर देखें तो ग्राम पंचायत पर 21 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति भी वो चुनाव लड़ सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम प्रधान इत्यादि के लिए जो उम्र है वो 21 वर्ष ही है, वो 25 नहीं है, वर्ष है और 21 सकते हैं चुनाव। आगे हम आते हैं। अच्छा, डिटेल में मैंने जैसे चर्चा कर ली है, जो ग्राम प्रधान होते हैं या सरपंच होते हैं उसका जो चुनाव है वो तो प्रत्यक्ष होता ही है लोगों के द्वारा। मध्यवर्ती स्तर पर क्या होता अब तक जो होता रहा है, सदस्य होते हैं जिनको हम बोलते हैं BDC होते हैं, उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है जनता के द्वारा और ये BDC मेंबर्स मिलकर के चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख को। ये व्यवस्था होती है। तो ब्लॉक प्रमुख का जो इलेक्शन है वो अप्रत्यक्ष होता है जनता के द्वारा, लेकिन जो मेंबर्स हैं BDC के, उन मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट होता है जो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधान के लिए या सरपंच के लिए व्यवस्था होती है। तो एक ये प्रोविज़न है। उसके बाद जो जिला स्तर की पंचायत होती है, जो पंचायत के शीर्ष पर है, जिला पंचायत पंचायतों का शीर्ष होता है और वहाँ पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, उसके लिए संविधान में प्रावधान ये है कि जो सदस्य होंगे, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है उसी तरीके से जैसे ग्राम प्रधान या BDC का होता है। और वो जो मेंबर्स हैं, जो जिला पंचायत के सदस्य जो चुन करके जाते हैं, वही सदस्य आपस में फिर वोटिंग करते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाते हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, इनके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, इनके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और जो
प्रधान हैं या सरपंच हैं उनके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। मनीष शर्मा जी का कहना है कि प्रधान बनने की एज क्या होती है, मनीषा जी का, तो मनीषा जी ग्राम प्रधान बनने के लिए मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर है, 21 साल है, 21 साल है। और मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूँ उस चर्चा में आप लोग ये समझिए कि ये चर्चा संविधान का एक एक आर्टिकल, संविधान से मैं एक एक अनुच्छेद आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आपके सवाल होंगे, मुझे लगता है कि पूरी चर्चा जब हम लोग कंप्लीट करेंगे वहाँ पर आपके लगभग सभी सवालों के आंसर मिल जाएंगे। अगर कोई सवाल आपका रह जाएगा तो उसका उत्तर हम लोग आगे दे देंगे, लेकिन एक एक अनुच्छेद को यदि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपको सभी जितने भी प्रश्न या दुविधाएं आपके मन में आएंगी वो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं। स्थानों का आरक्षण जिसकी मैं बात कर रहा था, तो अभी हमने संरचना देख ली किस तरीके से ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके लिए आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, और बहुत ध्यान से सुनना कि पंचायतों में रिजर्वेशन की क्या व्यवस्था है। हरिमोहन राजपूत जी ने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से होगा, अब जो है अप्रत्यक्ष नहीं होगा। तो अभी इसके बारे में राज्य का विधानमंडल नोटिफिकेशन जारी करेगा राजपूत जी, और राज्य के विधानमंडल का जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो देखिए, इंतजार करते हैं कि क्या सरकार और विधानमंडल निर्णय लेता है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी तो कोरोना संकट है, तो इस समय तो कोई प्रावधान की संभावना लगती नहीं है, और जो शेड्यूल्ड इलेक्शंस थे वो शेड्यूल्ड इलेक्शन आपके अक्टूबर के आसपास होने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि और शायद आगे बढ़ेंगे वो। ठीक है, अभी इसके बारे में हमें वेट करना होगा। ये सारे के सारे निर्णय विधानमंडल लेगा। कि मैंने कहा ना कि पंचायतों के बारे में निर्णय लेने की जो शक्ति है, पंचायतों के बारे में जो निर्णय लेने की शक्ति है वो है सब विधानमंडल के पास। विधानमंडल उसके संबंध में कोई भी उपबंध या विधि बना सकते हैं, और विधानमंडल को अगर लगता है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिए तो विधानमंडल वो भी करा सकता है। विधानमंडल को लगता है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होना चाहिए तो वो भी उपबंध कर सकता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, कॉन्सेप्ट ये है संविधान में कि ये सारी की सारी जो शक्ति है वो विधानमंडल के पास है। किसके पास है? विधानमंडल के पास। और विधानमंडल अपनी सुविधानुसार उसमें जो भी परिवर्तन लाना चाहे वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान ने उनको शक्ति दी है कि वो पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से गठित संचालित करें। स्पष्ट। अब आता है आरक्षण, रिजर्वेशन। तो किस तरीके से ग्राम पंचायतों में रिजर्वेशन होता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है शेड्यूल कास्ट के लिए और दूसरा है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। 243 घा यानी 243 डी, संविधान का अनुच्छेद 243 डी, उसमें है पॉइंट ए है शेड्यूल कास्ट के लिए और पॉइंट बी है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब क्या है आरक्षण? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे, उनके लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, कितने स्थान होंगे उनका अनुपात क्या होगा? उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उसकी कुल जनसंख्या के में है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे, रोटेशन में होंगे। अब समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए हमने कहा कि एससी जो जनसंख्या है, एससी की जो जनसंख्या है वो 20% है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे। तो कुल जो पंचायतों का गठन होगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 20% लोग यानी 20% जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति के चुन करके आएँ। यही है उसमें आरक्षण की व्यवस्था। तो उनकी जनसंख्या का जो अनुपात है, उनकी जनसंख्या का जो अनुपात है उसी अनुपात के अनुसार उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही स्थान पर उनको मिलता रहेगा। उसके लिए व्यवस्था है चक्रीय अनुपात, मतलब चक्रीय आरक्षण। चक्रानुक्रम का मतलब होता है रोटेशन होता रहेगा। मान लीजिए आज इस ब्लॉक में ये वाला गांव आरक्षित है एससी एसटी के लिए, हो सकता है अगले चुनाव में उस ग्राम पंचायत के बजाय कोई दूसरी ग्राम पंचायत वहाँ से आरक्षित कर दी जाए। तो ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन चक्रीय क्रम में होते रहेंगे, रोटेशनल होंगे।
और उन रोटेशन में, लेकिन हाँ ये ध्यान रखा जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में क्या है कि एसटी जनसंख्या ज़्यादा है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 20% के आसपास अनुसूचित जनजाति है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल ये प्रावधान करेगा कि लगभग 20% के आसपास सीटें अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित रखी जाएं। वो रोटेशन में चेंज हो सकती हैं, इस ज़िले में अभी ये वाली कर दी, फिर आगे दूसरे गांव कर दिए, आगे अगले बार चुनाव में ये कर दिए, वो रोटेशन में होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान रखा जाएगा कि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में वो सीटें उनको आरक्षित रहें। अच्छा, और देखिए पंचायती राज की खूबसूरती यह है कि इसमें सही डेमोक्रेसी है, असली जो लोकतंत्र है उसमें हम ये भी देखते हैं कि आगे इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी, ST ST के लिए जो भी सीटें आरक्षित होंगी उसमें से 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। यानी SC और ST की जो टोटल सीटें हैं उसमें से 1/3 SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी SC ST की महिलाओं के लिए भी उसमें आरक्षण है, SC ST को आरक्षण, और उसके अंदर हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए भी, SC ST की महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। तो ये क्या दर्शाता है? ये सही डेमोक्रेसी को दर्शाता है, एक ऐसे लोकतंत्र को जिसमें अंतिम वर्ग, अंतिम तबके को जाकर के भी उसका लाभ दिया जाए, उसको जो अंतिम तबका है उसको भी उसका लाभ मिले। तो आरक्षण के प्रावधान में ये कहा गया है कि जो SC ST के लिए मान लीजिए टोटल सीट हैं 100, हमने कहा उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में ST के लिए मान लीजिए 100 सीटें हैं, आरक्षित कर दी, तो उन 100 सीट में 33 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, ST की महिलाओं के लिए। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि महिलाओं को भी अवसर मिले, जो SC ST के जो लोग हैं जनसंख्या अनुसार उनको भी अवसर मिले। ये सारे के सारे प्रावधान संविधान में किए गए हैं और ये रोटेशनल है, रोटेशन के अनुसार ये सारी चीज़ें बदलती रहेंगी। उसके बाद हम आगे आते हैं, इसी में आर्टिकल 243D में ही एक प्रावधान है कि टोटल जो सीट हैं ग्राम पंचायत में, जो कुल सीटें हैं, मान लीजिए ग्राम पंचायत की सीटें हों या मध्यवर्ती पंचायत की सीटें हों या जिला पंचायत की सीटें हों, उन टोटल स्थानों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। उन टोटल स्थानों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। उसमें SC ST की महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें ST और ST की महिलाएं भी शामिल हैं। तो मान लीजिए जैसे पंचायतों में कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लिया कि हमने सारी पंचायतों में पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 मान लीजिए सीट्स हैं, तो उन 10,000 सीटों में, उस 10,000 सीटों में 3,333 सीटें किसके लिए होंगी? महिलाओं के लिए। लेकिन इसमें SC और ST की महिलाएं भी इसी में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। देखा आपने? यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई है कि 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसमें ST ST की महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन कितनी अच्छी व्यवस्था है कि महिलाओं को भी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा जो देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। तो भारत में जो सही लोकतंत्र है, जो वास्तव में जो डेमोक्रेसी है, वो हम देखते हैं कि पंचायती स्तर पर बहुत मजबूत है। जो पंचायत स्तर है वहाँ पर लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से पहुँचा है और वहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि न्याय अनुसार आनुपातिक रूप से सबको प्रशिक्षण दिया जाए। आगे हम लोग आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, हम लोग चर्चा कर लें। मुझे लगता है सारे के सारे जो सवाल हैं आपके वो कवर होने जा रहे हैं, और कोई क्वेश्चन आपका अगर बचेगा तो उस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग फिर कर लेंगे। पहले हम लोग ये चर्चा कर लें। मेरा नंबर चाहिए सोनू दुबे को, तो ये मेरा नंबर आप कोई कमेंट में इनको पर्सनल मैसेंजर पर भेज दीजिए। आगे है दूसरा क्या है, पंचायतों में जो पंचायतों के अध्यक्ष के पद हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए भी उसमें आरक्षित रहेंगे, और जो पद हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वो भी विधानमंडल जो है विधि के द्वारा अध्यक्ष के पदों को भी आरक्षित कर सकते हैं रोटेशन के अनुसार। इसकी भी व्यवस्था
संविधान में की गई है आर्टिकल 243D में। क्लियर। तो जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष है, यह पद भी आरक्षित हो सकता है। ब्लॉक प्रमुख है, यह पद भी आरक्षित हो सकता है। इसके लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसमें व्यवस्था की गई है संविधान में, और विधानमंडल को ये शक्ति है कि उन पदों को ऐसी रीति के अनुसार आरक्षण दे सकेंगे, उसको आरक्षित कर सकेंगे। और वो वही है, जितनी उनकी जनसंख्या होगी लगभग उसी अनुपात में वो रहेंगे। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 75 जिले हैं, 75, और अनुसूचित जाति की संख्या है मान लीजिए 20%। तो 20% जो जिले हैं, मतलब 20% का मतलब हो गया आपके 15 जिले। तो 15 जो जिले हैं, 15 जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। आज भी आप चेक कर लीजिए, अगर आप लोगों को ये फैक्ट जानना है तो आप लोग उत्तर प्रदेश के जो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन सब की आप लिस्ट निकाल लीजिए। आप उसमें पता चल जाएगा आपको कि 20 जो है जिला पंचायत अध्यक्ष अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति के होंगे। क्यों? क्योंकि वो जनसंख्या के जो अनुपात में है वो विधानमंडल को व्यवस्था दी गई है कि वो उसमें बरकरार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक और कि कुल जो सदस्य हैं वो 1/3 महिलाएं होंगी। अध्यक्ष भी, केवल मेंबर नहीं, अध्यक्ष के पदों पर भी 1/3 महिलाएं होंगी। जैसा कि हमारी इस पर चर्चा में जयंती राजपूत जी हैं, आप बेसिकली हमीरपुर उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो हमारी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं, तो वो महिला हैं। तो कुल जो सीटें हैं, मान लीजिए 75 सीटें हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की। इसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख की बहुत सारी सीटें हो सकती हैं, तो उनके भी 1/3 पद आरक्षित रहेंगे कुल महिलाओं के लिए। तो 75 जिले हैं यूपी में, तो कितना हो गया? 25 हो गया ना, 25। तो 25 महिलाएं होंगी जिला पंचायत की अध्यक्ष। आप लोग चेक कर लीजिए। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, आप मध्य प्रदेश में भी चेक कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और ये प्रावधान किया गया है कि इसके अलावा किसी भी राज्य के विधानमंडल को अगर लगता है तो जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए भी वो अलग से आरक्षण दे सकता है। वो चाहे ग्राम पंचायत के सदस्य का आरक्षण हो, ग्राम प्रधान या सरपंच के पद का आरक्षण हो, ब्लॉक प्रमुख के सदस्य का या ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण हो, या जिला स्तर पर सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का हो। यह प्रावधान भी विधानमंडल को शक्ति है कि विधानमंडल यदि चाहे तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी सीटों को आरक्षित कर सकता है। और उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी होता है। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, यूपी, एमपी इत्यादि राज्यों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी सीटें समय समय पर वही रोटेशन में आरक्षित की जाती हैं। आपने देखा होगा कि ओबीसी की सीट आ जाती है गांव में, या जिला पंचायत में ओबीसी की सीट आ जाती है। ये बेसिकली संविधान में दी गई व्यवस्था है, जिसके माध्यम से विधानमंडल उस शक्ति का प्रयोग करते हुए इन स्थानों को भी ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षण कर सकता है, वहाँ पर उनके लिए भी सीटों को निर्धारित कर सकता है। क्लियर। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है संविधान का अनुच्छेद 243E फॉर एलिफेंट। उसमें है पंचायतों की अवधि। तो आपने सब जानते हैं कि पंचायतें अपने गठन से लेकर के 5 वर्ष तक की उनकी अवधि होती है। वही विधानसभा लोकसभा की तरह 5 वर्ष तक वो उनका कार्यकाल है। और मान लीजिए बीच में कभी भंग हो जाती है तो अगली जो ग्राम पंचायत या वो बनेगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगी, वो बचा हुआ जो समय है उसके लिए होती है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी कारण से लोकसभा और राज्यसभा का यदि विघटन हो जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा का जब चुनाव होगा पूरे का, तो वो अगले 5 साल के लिए होगी। लेकिन अगर पंचायतों का बीच में अगर कहीं विघटन हो जाता है तो नई पंचायत जो बचा हुआ समय है उसके लिए बनेगी, न कि 5 साल के लिए। केवल बचा हुआ जो समय है सिर्फ उतने। जैसे मान लीजिए 2 साल तक कोई ग्राम प्रधान रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो जब नई पंचायत का उसका चुनाव होगा तो वो अगला जो प्रधान बनेगा वो 3 साल के लिए होगा केवल। वो पूरे 5 साल के लिए नहीं, केवल जो बचा हुआ 3 साल का समय है उसके लिए होगा। तो यह उसकी अवधि है। बाकी उसके बाद आते हैं आर्टिकल 243F, 243F। और 243F कहता है सदस्यों के लिए निर्भरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। तो कौन सी ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन है जिसके कारण पंचायतों के जो सदस्य हैं उनकी जो अहर्ता है वो समाप्त हो सकती है। क्लियर। क्या है उसके लिए अहर्ताएं? कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के लिए, चुने जाने के लिए निर्धारित होगा, डिस्क्वालीफाई होगा अगर, कैसे? यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया गया है। मान लीजिए किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव हुए
और विधानसभा के चुनाव में किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि तुम वोट नहीं डाल सकते हो, तो ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने का भी अवसर नहीं मिलेगा, यानी वो पंचायतों के माध्यम से भी चुन नहीं सकता, उसको डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा जो प्रावधान है, लेकिन कोई व्यक्ति इस आधार पर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा कि उसकी उम्र 25 साल है। अगर आप 21 साल से ऊपर हो तो आप क्वालिफाई हो। तो पंचायतों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 21 साल है, 21 ईयर है। उसके बाद आगे राज्य के विधानमंडल ने अगर किसी विधि को बना करके अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, राज्य के विधानमंडल ने कोई विधि बनाई कि भाई ये लोग जो डिस्क्वालीफाई हैं, तो वह लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो भी निर्धारित हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा, यह अगर सवाल उठता है तो कोई ऐसा प्राधिकारी जो विधानमंडल इस कार्य के लिए तय करे कि भाई देखो ये डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, उसकी टेक्निकल चीज़ें देखो, तो वह अधिकारी उसके द्वारा उसकी जांच करेगा और बताएगा कि ये व्यक्ति डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। तो ऐसा प्राधिकारी भी विधानमंडल के पास, तो ये जो सारी शक्तियां हैं वो एक तरीके से किसके पास है, विधानमंडल के पास। सुबह हल्के हल्के बादल थे, अभी थोड़ा सा धूप सी हो रही है और इसलिए मेरी आंखें थोड़ी सी कम खुल रही होंगी कि सूरज एकदम सामने है। उसके बाद आता है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व, यानी जो हमारी पंचायतें हैं उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या क्या हैं। इससे हमें पूरा पंचायत का सेटअप समझने में मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ते हैं आर्टिकल 253G, और वो कहता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित के संबंध में शक्ति और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। तो पंचायतों को जो भी शक्तियाँ और जो भी अधिकार मिलेंगे वो कौन देगा, राज्य का विधानमंडल, और राज्य का विधानमंडल विधि बना करके ऐसी शक्तियाँ और अधिकार उनको दे सकता है जो वह अपने कार्य कर सकती हैं। किस किस तरह के कार्य, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए। तो गांव में क्या क्या आर्थिक विकास हो सकता है, जैसे मान लीजिए गांव में कोई हमें मनरेगा के माध्यम से कोई तालाब खुदवाना है, या हम लोगों को मान लीजिए कोई गांव में सड़क खड़ंजा बनवाना है, कोई भी आर्थिक डेवलपमेंट हो सकता है। एक तो वो कार्य वो कर सकते हैं, और दूसरा सामाजिक विकास। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जो सबसे गरीब उपेक्षित लोग हैं और उन लोगों के लिए सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनकी मदद करना, जैसे किसी के कार्ड्स बनवा देना, किसी को पेंशन दिलवा देना, मिड डे मील खिलवाना बच्चों को, ये जो सारे प्रावधान हैं उसको हम बोलते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो पंचायतें क्या क्या काम करेंगी, आर्थिक विकास का और सामाजिक न्याय का, मतलब अपने गांव ग्राम पंचायत का आर्थिक विकास करना और जो उपेक्षित समूह हैं उन उपेक्षित समूहों को सोशल जस्टिस प्रदान करना। आगे उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं पंचायतों आर्थिक विकास सामाजिक। उसके बाद है आर्टिकल 243H, और 243H ये कहता है कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। तो पंचायतें कौन कौन से कर लगा सकती हैं, तो पंचायत अपने क्षेत्र में मान लीजिए कोई तालाब है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो पंचायत के क्षेत्र में आती हैं, उसके संबंध में पंचायतों को राज्य के विधानमंडल द्वारा शक्ति दी जाती है कि वो अपने वहाँ पर टैक्स इत्यादि लगा सकती हैं और अपनी निधि इकट्ठा कर सकती हैं। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत के एरिया में कोई जंगल है किसी ग्राम पंचायत का, तो उस जंगल से मिलने वाली आमदनी भी उस ग्राम पंचायत की हो सकती है। ये सारे के सारे प्रावधान संविधान में किए गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 243I 243 झा, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243I। उसमें ये कहा जाता है कि पंचायतों को जो वित्त उपलब्ध कराया गया, जो पैसा उपलब्ध कराया जाता है, उसकी किस तरीके से खर्चे किए गए, वो सही था या नहीं था, कितना और अनुदान बढ़ाया जाए, इन सब के लिए राज्य के द्वारा, यानी राज्य का जो विधानमंडल है उसके द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी, फाइनेंस कमीशन।
और वो फाइनेंस कमीशन इन पंचायतों के बारे में सारे के सारे जो वित्तीय व्यवस्था है उसकी समीक्षा करेगा, उसको रिव्यू करेगा और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगा। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 243J। वो ये कहता है कि पंचायत के लेखों की संपरीक्षा। तो आपने देखा होगा ऑडिट आपने वर्ड सुना होगा, ऑडिट आपने सुना होगा। जो पंचायतें होती हैं उनके ऑडिट होते हैं। तो विधानमंडल ये व्यवस्था कर सकेगा कि जो पंचायतें हैं इनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो, ताकि जो पंचायत के सदस्य हैं उन्होंने किस तरीके से खर्चे किए हैं, सही विकास में लगाए या नहीं लगाए, जो कार्य उनको दिए गए थे वो कार्य पूरे हुए या नहीं हुए, कितना पैसा खर्च हुआ, कहीं अपव्यय तो नहीं हुआ है। ये सारे के सारे प्रावधानों के लिए पंचायतों के अकाउंट्स की ऑडिटिंग की व्यवस्था भी होती है। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए जो इलेक्शन है। तो इलेक्शन की प्रक्रिया आप पूरी तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं आपको संविधान के प्रावधान बताऊं क्या होते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे विधानसभा लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो करता है केंद्रीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग सारी व्यवस्था देखता है और राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से वो चुनावों का निर्देशन, निरीक्षण, अधीक्षण इत्यादि के कार्य करता है। आगे है आर्टिकल 243L। के हो गया एल कहता है, ये हम सब 243 में चल रहे हैं। उसमें है कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश तो राज्य है, लेकिन दिल्ली या आपका पांडिचेरी ये संघ शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार। तो ऐसे संघ शासित प्रदेशों में जो गांव हैं उस गांव में भी पंचायती राजों की व्यवस्था होगी, इसका भी वहाँ विस्तार किया जाएगा। अच्छा, एक ये सवाल है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? तो जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। मान लीजिए जैसे 10 लोग चुनाव में खड़े हैं, तो 10 लोगों में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। देखिए कैसे कैसे चुनाव होता है। जैसे वही बिल्कुल विधानसभा की तरह जो विधायक का चुनाव होता है उसी तरीके से इसका भी चुनाव होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक गांव में 1000 लोग वोटर हैं कुल मिला के और 10 लोग चुनाव में खड़े हैं। एक गांव में 1000 वोटर हैं और 10 लोग ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए खड़े हैं। तो एक आदमी को मिला 167 वोट, 167, ठीक है। एक को मिला 150, एक को मिला 140, एक को मिला 130, एक को मिला 90, एक को मिला 70, एक को मिला 60। तो जो 167 वाला है वही जीत जाएगा, मतलब जिसको 167 मिल गया वो जीत जाएगा। तो कुल मिलाकर के जिस व्यक्ति को चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो वही चुनाव जीत जाता है। और इसको भारत में कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। जो प्रत्येक चुनाव है भारत में उसके लिए शब्द प्रयोग होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। आप लोग याद कर लेना इस वर्ड को। उसके तहत जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लेके आता है वह व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। उसके बाद है 243M। वो कहता है कि भारत के कुछ राज्य क्षेत्र ऐसे जहाँ पर ये लागू नहीं होगा। जैसे कौन कौन से राज्य है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ऐसे राज्यों में इसके उपबंध लागू नहीं होंगे, वहाँ एक अलग व्यवस्था होगी, जनजाति व्यवस्था। क्लियर? उसके बाद आता है आर्टिकल 243N, एन फॉर नेस्ट। उसमें है कि विद्यमान विधियों को और पंचायतों का बना रहना। तो जितने भी उपबंध हैं संविधान के संशोधन 73वां संशोधन के माध्यम से वो सारे के सारी व्यवस्थाएं और वो सब बनी रहेंगी, उनको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये 243N है। उसके बाद 243 में लास्ट हम आते हैं 243O। तो 243A से लेकर के 243O, ABCDEFGHIJKLMNO 15 प्रावधान है एक ही आर्टिकल में। और 243 अपने आप में बहुत बड़ा है, उसका जो बेसिक खंड है और ये सब अलग है, तो बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो आज आपको शायद लग रहा होगा कि हम लोगों ने एक ही अनुच्छेद किया है 243, लेकिन 243 के अंदर अंदर कम से कम 20-25 प्रावधान हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने इसमें चर्चा की है। चुनाव की प्रक्रिया आपको पता है, जैसे मैंने बता दिया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा वोट लाता है वो जीत जाता है।
उसके बाद अगला जो लास्ट है वो ये कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो जो ग्राम पंचायतों को लेकर के जो चुनाव होते हैं और इसके संबंध में परिसीमन करना हो, सीटों का आरक्षण करना हो, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। तो विधानमंडल ने उसके संबंध में, निर्वाचन के संबंध में क्या चर्चा की, क्या परिसीमन किया, ये सारी की सारी चीज़ें न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता। तो एक तरीके से पंचायतों के संबंध में जो विषय उठते हैं, इन विषयों को लेकर के न्यायालय में इसको नहीं लेके जाया जा सकता। तो विधानमंडल को एक प्रकार से यह शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन अगर कोई चुनाव विवादित हो जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से चुना जाता है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। उसको लगता है कि किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज बना करके गलत एफिडेविट दे दिया है और वो क्वालिफाई नहीं करता है, वो चुनाव लड़के चुनाव जीत गया है, तो जो हारने वाला व्यक्ति है वो जा करके उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में केस कर सकता है और हाई कोर्ट उस सारे तथ्यों को भगा करके उस पर निर्णय कर सकता है और उसके चुनाव को अयोग्य करार दे सकता है। लेकिन स्थानों का आरक्षण कैसे होगा, परिसीमन क्या होगा, कितनी सीटें होंगी, क्या होंगी, ये सारी जो जानकारी, ये सारे जो प्रावधान है, ये करने की शक्ति भारत में किसके पास है? राज्य के विधानमंडलों के पास। और ऐसे मामलों में विधानमंडल में उसने क्या निर्णय लिया, विधानमंडल ने, ये कभी किसी कोर्ट में जा करके उस पर कोई प्रश्नगत उसको नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के ये हमारी संविधान के अनुच्छेद 243 में ए से लेकर के ओ तक की पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति मतदाता होता है और 21 साल से ऊपर का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्लियर? ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और जो सदस्य होते हैं इनके चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, चाहे वो मध्यवर्ती स्तर का ब्लॉक डेवलपमेंट का जो काउंसिल का जो चुनाव है वो हो या फिर आपका जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हो। ये सारे चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होते हैं। लेकिन मध्यवर्ती पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के माध्यम से चुना जाता है और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो भी सदस्यों के माध्यम से ही चुना जाता है। क्लियर? तो मुझे लगता है पंचायतों के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हुई होगी। पंचायतों के रेवेन्यू, उनके काम, ये सारी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें लगता है अब कोई ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। स्थानों का आरक्षण मैंने आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया कि ओबीसी के लिए भी सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। ये विधानमंडल को शक्ति है, किसी भी राज्य का विधानमंडल, और अक्सर करता है। अक्सर सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षण की जाती हैं, SC ST के लिए सीटें आरक्षण है और 1/3 सीटें। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसके अंतर्गत 33% स्थान यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और ये जो उसको बोलते हैं ना कि समावेशी लोकतंत्र, यही बेसिकली इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। समावेशी लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि ऐसे वर्ग जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ऐसे वर्ग जिनको मौका नहीं मिला है, उनको आरक्षण के माध्यम से संविधान में ये प्रावधान किए जाते हैं ताकि उन लोगों को भी अवसर मिले। जैसे खास करके महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग और खास करके पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए भी स्थानों का आरक्षण किया जाता है। अब मैं चाहूँगा कि कोई प्रावधान अगर आपके समझ में ना आया हो, कोई आर्टिकल, तो प्लीज़ आप अब उसको पूछ लीजिए। आर्टिकल 233 243 एम पूछा था सूर्य प्रताप ने। एम में ये प्रावधान है कि इस भाग के कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, वहाँ पर इसके उपबंध लागू नहीं होंगे। वहाँ पर अपनी उनकी जो जनजातीय परिषद हैं, वो जनजातीय परिषद के अपने अलग चुनाव होते हैं, उसकी अलग एक व्यवस्था होती है। ये उपबंध है संविधान में। तो चलिए, अब यदि कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप लोग डाल दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं, मतलब आप लोग बहुत ध्यान से और इंटरेक्टिव होकर के चीज़ों को सुनते हैं ताकि हर प्रावधान, हर चीज़ स्पष्ट हो जाए। हमने पंचायती राज के लिए ही केवल एक पूरा का पूरा सेशन इसलिए लिया, हालांकि एक ही आर्टिकल हमने किया आज, लेकिन एक आर्टिकल में 20-22 प्रावधान थे और उसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि अधिकांश लोग गाँव से जुड़े हुए हैं। तो उन सभी लोगों को गाँव की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी तरीके से आनी चाहिए और उस व्यवस्था में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है वो सारे के सारे प्रावधान भी उनको आने चाहिए। क्लियर? तो आज की चर्चा हमारी पंचायतों के ऊपर रही है। कल जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे
नगर पालिकाओं के ऊपर। जैसे पंचायतें गांव में होती हैं, उसी तरीके से शहरों की जो अंतिम जो इकाइयां हैं उनको हम बोलते हैं नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ, और उस नगर पालिका में हम लोग नगर पालिका में जो पार्षद होते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। नगर पालिका, पंचायत प्रमुख, नगर पालिका, ग्राम जो नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ, ये सब क्या होती है। अब दिनेश श्वेता सिंह जी का सवाल है कि जो जिला पंचायतें हैं वो केवल 75 हैं, लेकिन लोकसभा के क्षेत्र 80 हैं। तो लोकसभा का मतलब जिले से नहीं होता है, लोकसभा की अपनी एक सीमा होती है और परिसीमन आयोग लोकसभा की सीटों का निर्धारण करता है राज्य की जनसंख्या के आधार पर। उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय 85 लोकसभा की सीटें थी और उत्तराखंड अलग होकर के 5 सीटें उत्तराखंड में चली गई थी। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है और अभी 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही ये चला आ रहा है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा की जो सीट है वो केवल जिले तक सीमित नहीं होती है, उसमें 2 जिले के स्थानों को मिला करके भी सीट बन जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही जिले में 2 सीटें हो जाती हैं। इसलिए उस व्यवस्था के अनुसार एग्जैक्ट जिला लोकसभा नहीं है, लोकसभा एक क्षेत्र है जिसमें कुछ जिलों के या एक जिले के क्षेत्र शामिल होते हैं। जबकि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों में जो जिला पंचायत है वो जिला पंचायत का संबंध उसी जिले से है। इसलिए इसमें जिले की परिभाषा दी गई है कि जिला वह है जो जिला आपका राज्य के अंतर्गत उसको जिला कहा गया हो। तो इसलिए जिला पंचायत अलग व्यवस्था है और लोकसभा अलग व्यवस्था है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आगरा एक जिला है। पूरे आगरा जिले में एक ही जिला पंचायत का अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन आगरा के अंतर्गत 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। एक आगरा प्रॉपर लोकसभा क्षेत्र है और एक फतेहपुर लोकसभा। जैसे आपने देखा कि एक जिले में 2 लोकसभाएं हो सकती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि 2 जिलों की सीमाओं को मिलाकर के भी 2 जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के भी एक लोकसभा क्षेत्र बन जाता है। क्लियर, स्पष्ट। तो मुझे लगता है अब कोई और सवाल हो आपका तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। और लगभग समय से हमने अपना सेशन पूरा कर लिया और चलिए कविता की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। कोई भी सवाल अगर आपका है। अनिल कुमार का सवाल है कि जिस तरह से प्रधान विधायक और सांसदों को सीधे अधिक मत प्राप्त करने पर विजयी घोषित किया जाता है, उसी प्रकार किसी भी पार्टी को अधिक सीट मिलने पर विजयी घोषित क्यों नहीं किया जाता, उसमें 2/3 का उपबंध क्यों है। ये एक तो सवाल आपका स्पष्ट नहीं है, किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं। आप सवाल को थोड़ा स्पष्ट लिखें। पंचायत का परिसीमन आमतौर पर हर जनगणना के बाद किया जाता है और पंचायत का परिसीमन हर चुनाव से पहले, जितने चुनाव होते हैं उन सारे चुनाव से पहले वो होता रहता है। क्लियर। चलिए देखिए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता का प्रावधान नहीं है, लेकिन बीच में किया था। जैसे बीच में हमने देखा था कि राजस्थान में कहा था कि मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए। क्या पंचायत के लिए योग्यता मैट्रिक पास। कुछ राज्यों ने, इसमें क्या है कि ये योग्यता निर्धारण करने का कार्य राज्य विधानमंडल का है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इसके संबंध में प्रावधान बना सकता है, लेकिन एज सच संविधान में शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। जनप्रतिनिधि बनने के लिए आप ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक किसी भी चुनाव में लड़ सकते हैं, बिल्कुल भी आप पढ़े लिखे नहीं है तो उसमें कोई प्रावधान नहीं था। अब राज्य कर सकता है, राज्य का विधानमंडल यदि चाहे तो किसी राज्य के लिए बना सकता है कि भाई हमारे राज्य में सरपंच बनने के लिए या प्रधान बनने के लिए कम से कम मैट्रिक या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन संविधान में मूल रूप से इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। लोकवंश सिंह का कहना है कि प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है। प्रधान को हटाने के लिए अगर ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, जो प्रधान की एक जो ग्राम पंचायत होती है उसके मेंबर अगर प्रस्ताव लेके आते हैं, वो प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो ऐसे में उसको हटाया जा सकता है, लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है। जिला पंचायत की कार्यप्रणाली, जैसे मैंने बताया कि जिला पंचायत की कार्यप्रणाली क्या होती है कि विधानमंडल की विधियों के तहत विकास कार्य कराना और आर्थिक विकास के कार्य कराना, सामाजिक न्याय की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरा करना
उनका काम होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो जिला पंचायत के मेंबर्स होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, वो कई जगह पर सड़कें बनवाते हैं, तमाम तरह के कार्य, तालाब खुदवाना, ये सारे काम वो करवाते हैं। वीरेंद्र लोधी अमेठी का सवाल है अलग से, कहीं भी कर सकते हैं। अगर कोई विकास कार्य कर नहीं रहा है तो आप एसडीएम को कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी, लेकिन वो जनप्रतिनिधि है, प्रधान जनप्रतिनिधि है। आप जानते हैं लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है और विशेषाधिकार होते हैं। जिला पंचायत की कार्यप्रणाली मैंने आपको बता दी। कोई और सवाल, कोई और आपका रहता है तो मुझे आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग आएंगे इस सेशन के अंतिम चरण में और हम लोग कविता की बात करेंगे। यशपाल सिंह ने कहा है कि पंचायत का आरक्षण कैसे मालूम करें। पंचायत के चुनाव से पहले उसकी लिस्ट आ जाती है और वो राज्य विधानमंडल का कार्य है, वो हमारा कार्य नहीं है। हाँ, कुछ कुछ राज्य प्रावधान करते हैं कि हमारे यहाँ पंचायतों के लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए। क्लियर? आरटीआई सब में लगता है, आरटीआई के माध्यम से हम सब जगह पूछते हैं। आरटीआई हर चीज़ में, ग्राम पंचायत, अब तो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई भेजते हैं। आरटीआई हर जगह इस्तेमाल होता है, केवल जजों इत्यादि के कुछ मामलों को छोड़ करके। क्लियर? और कोई? अभिषेक गुप्ता जी ने पूछा है कि विधायक और सांसद में क्या अंतर होता है। अभिषेक जी, जो विधानसभाएं होती हैं, यानी जो राज्य की सरकारें होती हैं, राज्य की सरकारों में विधानसभा का पद होता है एमएलए, उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है और वो राज्य विधानसभा का सदस्य बनकर के विधानमंडल का हिस्सा बनता है। उसी प्रकार से जो भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें हम संसद देखते हैं, संसद का जो सदस्य होता है उसको हम लोग सांसद बोलते हैं और वो चुन करके जब जाता है तो वो संसद में जाकर के प्रतिनिधित्व करता है। सांसद का पद विधायक के पद से बड़ा होता है और काफ़ी बड़े एरिया में होता है। एक सांसद के क्षेत्र में 4, 5, 6 विधायक हो सकते हैं। क्लियर? गांव सभा, ग्राम पंचायत का अंतर क्लियर हो गया। आप लोग इस तरह के सवाल मत करिए कि ग्राम प्रधान काम नहीं करता है तो उसकी कंप्लेंट कहाँ की जाए, आरटीआई कहाँ डाली जाए। ये आपका काम है, आप देखिए। हमारा काम है संविधान को पढ़ना, संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं दी हुई हैं। क्लियर? चलिए, तो मुझे लगता है आपके जो ज़्यादातर सवाल हैं वो क्लियर है। सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने लगभग टैकल किया है, कोई इस तरह की चीज़ें हमारे नहीं है। तो अब हम लोग कविता की तरफ आते हैं और आप लोग फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि संवैधानिक व्यवस्था आपको पता चलती रहे। आज हम लोग पत्रकार एमएलए से, देखिए क्यों नहीं पूछ सकता, कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है। अगर कोई पत्रकार चाहता है कि विधायक से पूछा जाए कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोकतंत्र यही तो है। तो चलिए हम लोग काव्य पाठ की तरफ आते हैं और आज जो है 2-3 कविताएं हमारे पास आई हैं। अनार सिंह वर्मा जी, अनार सिंह वर्मा जी हैं, आप पेशे से शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं और अभी आपने बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी थी, बहुत अच्छी आप कविताएं लिखते हैं। तो उन्हीं की एक जो पुस्तक है, उन्हीं की जो कविता है, अनार सिंह वर्मा, आप मूलतः कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं और उनकी ही एक कविता आज हमने ली है, मनुष्य के ऊपर। मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर, ये उनकी कविता है। और उस कविता की कुछ पंक्तियां हम आपके बीच में रख रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, चुप्पी का अंत। आप लोगों को अवसर मिले तो अनार सिंह वर्मा जी का एक कृति है, साहित्यिक कृति उन्होंने लिखी है, उसकी एक कॉपी उन्होंने हमको भी भेंट की थी अभी 3-4 महीने पहले, चुप्पी का अंत। तो वह पुस्तक बहुत अच्छे वो कवि है और साहित्यकार हैं और बड़ी सरल भाषा में लिखते हैं जो सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो आप वह कविता पढ़ सकते हैं, उन्हीं की कविता है। उस कविता के कुछ अंश हम लोग पढ़ते हैं। आज उन्होंने हमें भेजी है, मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर। मैं आरंभ करता हूँ। कविता का शीर्षक है, मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर। क्या है कविता? मनुष्य है तो मनुष्यता का काम कर, मनुष्य है तो मनुष्यता का काम कर, मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर। मनुष्य है तो मनुष्यता का काम कर, मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर।
तू मन से सारी गंदगी बहार दे, तू मन से सारी गंदगी बुहार दे, तू सिर से गठरी पाप की उतार दे। तू मन से सारी गंदगी बुहार दे, तू सिर से गठरी पाप की उतार दे। तू जिंदगी का प्रेम से श्रृंगार कर, तू जिंदगी का प्रेम से श्रृंगार कर। मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर, मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर। बेजोड़ है ये जिंदगी तू जान ले, बेजोड़ है ये जिंदगी तू जान ले। हाँ दौड़ है ये जिंदगी तू दौड़ ले, बेजोड़ है ये जिंदगी तू जान ले। हाँ दौड़ है ये जिंदगी तू दौड़ ले। पत्थर उठा और आसमां में छेद कर, पत्थर उठा और आसमां में छेद कर। मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर, मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर। अतर्क्य, अतर्क्य और पाखंड को तू छोड़ चल। अतर्क्य यानी जो अतार्किक है, अतर्क्य और पाखंड को तू छोड़ चल। नित्य सत्य और तर्क के तू साथ चल, नित्य सत्य और तर्क के तू साथ चल। तू ज्ञान और विज्ञान से, तू ज्ञान और विज्ञान से ही प्रेम कर। मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर, मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर। तू आलस्य के आगोश से बाहर आ, तू आलस्य के आगोश से बाहर आ। तू कर्म कर और भाग्य से बाहर आ, तू कर्म कर और भाग्य से बाहर आ। तू स्वप्न देख और उन्हें साकार कर, तू स्वप्न देख और उन्हें साकार कर। मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर, मनुष्य है तो मनुष्यता से प्रेम कर। ये बहुत सुंदर कविता चुप्पी का अंत जून 2019 में प्रकाशित हुई थी और इस कविता को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। चुप्पी का अंत, चुप्पी का अंत गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाकर के इसे आप किताब को परचेज भी कर सकते हैं। अनार सिंह वर्मा जी हैं, बहुत ही सरल भाषा में काव्य लेखन करते हैं, पुस्तकें लिखते हैं और शिक्षक हैं आप पेशे से। आपने जैसे इस कविता के माध्यम से देखा कि कितने सारे उन्होंने विषय उठाए, तो आप लोग चाहें तो इस कविता को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और छोटी सी कविता है यशपाल सिंह राजपूत, यशपाल सिंह राजपूत आगरा से हमारे नियमित जो है सेशन देखते हैं। उन्होंने एक कविता हमें भेजी है छोटी सी, उस कविता को भी हम आपके बीच में रखेंगे। और आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी अपनी अपनी कविताएं हमें भेज सकते हैं ताकि आपकी कविताओं का पाठ हम इस सेशन के माध्यम से करें और आप सभी लोग भी आपकी जो मौलिक प्रतिभा है, आपकी जो मौलिक प्रतिभा है वो सबके सामने आए और आप भी उन सारी चीज़ों को देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। तो यशपाल जी की कविता है, छोटी सी है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि 2 कविताएं हम लोग एक दिन में कर लें। यशपाल जी की कविता है, मुसीबतें हैं जमी पे जारी, मुसीबतें हैं जमी पे जारी। नहीं है डर अब, नहीं है डर अब, है किसकी बारी। मुसीबतें हैं, यशपाल सिंह राजपूत हमारे भी जुड़ भी चुके हैं, उन्हीं की कविता है। मुसीबतें हैं अभी जमी पे जारी, यही है डर अब है किसकी बारी। हर एक जानिब है शोर भारी, दुआ सलामत है जो तुम्हारी। जो यशपाल जी हैं बिल्कुल युवा हैं, एकदम युवा है और युवाओं के अंदर यदि काव्य लेखन और इस तरह की चीज़ें विकसित होती हैं तो निश्चित रूप से किसी भी समाज के लिए ये संकेत मिलता है कि वो बौद्धिकता की राह पर ठीक से चल रहा है। अगर युवा लिखना, कविताएं लिखना, विचार करना शुरू करते हैं तो बड़े अच्छे परिवर्तन आते हैं। मुसीबतें हैं जमी पे जारी, यही है डर अब है किसकी बारी।
हर एक जानिब है शोर भारी, दुआ सलामत हो जहाँ तुम्हारी, कि एक मुद्दत के बाद उसने पाए ये उल्फत को ऐसा भेजा। एक मुद्दत के बाद उसने पयाम ए उल्फत को ऐसा भेजा। कुछ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है, आप लोग समझ लीजिए। नहीं समझ में आए तो यशपाल जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए कि इसका मतलब क्या है भैया। सुनो तुम्हें है कसम हमारी कि घर से बाहर कदम न रखना। सुनो तुम्हें है कसम हमारी कि घर से बाहर कदम न रखना। कोरोना संकट के लिए बहुत सुंदर संदेश। परिंदे आकाश छूने वाले दुबक के बैठे हैं जानते हैं। परिंदे आकाश छूने वाले दुबक के बैठे हैं जानते हैं। कोरोना रूपी खड़ा शिकारी, कोरोना रूपी खड़ा शिकारी कि घर से बाहर कदम न रखना, कि घर से बाहर कदम न रखना, कि घर के मुखिया की जिम्मेदारी, घर के मुखिया की जिम्मेदारी, फिर इन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया है, निभा रहे हैं। कि घर से बाहर कदम न रखना, शाने लोधी बता रहे हैं। हमारी जानिब या तेरी जानिब कहर न जाने किधर से आए। हमारी जानिब या तेरी जानिब कहर न जाने किधर से आए। यही है डर अब है किसकी बारी, कि घर से बाहर कदम न रखना, कि घर से बाहर कदम न रखना। सिपाही डॉक्टर सफाई कर्मी रखे हथेली पे जान अपनी। सिपाही डॉक्टर सफाई कर्मी रखें हथेली पे जान अपनी। बता रहे सबको जिम्मेदारी कि घर से बाहर कदम न रखना, कि घर से बाहर कदम न रखना। फिज़ा ने ऐलान कर दिया है, फिज़ा ने ऐलान कर दिया है न कोई अब दरमियान आए। फिज़ा ने ऐलान कर दिया है कि न कोई अब दरमियान आए। भले ही राजा हो या भिखारी, घर से बाहर कदम न रखना, घर से बाहर कदम न रखना। बहुत सुंदर पंक्तियाँ यशपाल राजपूत जी आगरा से हमारे बीच। और आप सभी लोग इसी तरीके से अपनी कविताएं भेजते रहिए। और कविताओं के अलावा अगर किसी के पास कोई विचार है, कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है, वह भी आप भेज सकते हैं। उस पर भी मंथन करके हम लोग उसको भी आपके बीच में रखेंगे। इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी, पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो आप सभी लोग चाहे अपने विचार हों, चाहे अपनी कविताएं हों, या कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर आपके जहन में आती हैं तो आप वो लिख करके हमें भेज सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 लोगों की कविताएं प्रतिदिन हम लोग इसमें शामिल करें, और जिसके माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे की जो अंदर छुपी प्रतिभाएं हैं वो भी समाज के सामने रख पाएँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है हमारा सेशन का जो समय है वो भी काफ़ी हो गया, 9:10 होने जा रहे हैं। तो लगभग पौने 2 घंटे का हमारा ये सेशन, जिसमें हमने ग्राम पंचायतों के बारे में, पंचायती राज के बारे में सारी चीज़ें जानी, और कविताओं के माध्यम से आप सब लोगों की अभिव्यक्तियों को भी समाज के सामने रखा। चलिए, तो आज का सेशन बस यहीं पर हम लोग समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। आप सभी लोग इस पर चर्चा में जुड़े, अपना बहुत महत्वपूर्ण समय सभी लोगों ने दिया, और कई सारे सवाल, कई सारे कमेंट्स में आपने रखे, जिसके माध्यम से हम लोगों ने एक दूसरे की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसमें अभिवृद्धि की। जिज्ञासाएं हमारी बढ़ी। निचले स्तर पर, जो सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको जानने का हम लोगों ने प्रयास किया। और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से निरंतर चीज़ों को करते रहेंगे। अनार सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। कल हम लोग नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था गांव के लिए जो ग्रामीण परिवेश में क्या व्यवस्था है। कल हम लोग देखेंगे शहरी परिवेश में जो नगरीय परिषद होते हैं, नगर में पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं। और जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनका सभासद, पार्षद बनने का या नगर पंचायत या जिला नगर पालिका का चुनाव लड़ने की ख्वाहिश होती है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो चलिए, आज की इस परिचर्चा को
विराम देते हैं। सोनू दुबे को मेरा नंबर चाहिए, प्लीज़ कोई सोनू दुबे को मेरा नंबर दे दीजिए। इनका कोई सवाल या कोई इनकी क्वेरी होगी तो फिर ये मुझे भेज देंगे। आप सभी लोग इस पर चर्चा में जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से आपने सहभागिता की, उसके लिए पुनः आप सभी लोगों का आभार। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।